अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 12 कैप 5 का स्टार्ट हो गया जी। हाँ जी, ये क्वेश्चन पेज 623 वाला किया था, हो गया था, कोई मसला तो नहीं आया? चले अच्छा जी, पेज 623 के ऊपर है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मिसाल के तौर पे हमारे पास 50 जानवर मौजूद हैं, जिनमें से उमर भाई ने 10 जानवर जो है वो हमसे ईयर एंड के बाद 50,000 रुपये फ़ी जानवर के हिसाब से ख़रीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। और ईयर एंड के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे बाकी 40 जानवरों की जो फेयर वैल्यू है वो लेट से 45,000 है। अब हमारे जहन में आ रहा है कि जो 50 में से 40 जानवर हैं उनको तो 45,000 पर एनिमल के हिसाब से हम फेयर वैल्यू पर लें, जबकि जो 10 जानवर उमर भाई ने हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि 50 में ख़रीदेंगे, उनको 50,000 के हिसाब से वैल्यू कर लें। तो यहाँ पे आइस 41 ने इस चीज़ से क्या कर दिया, मना। ठीक है, पढ़ें ज़रा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस, ठीक है। फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस के बारे में स्टैंडर्ड क्या कहता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस आर नॉट नेसेसरली रेलेवेंट इन मेजरिंग फेयर वैल्यू बिकॉज फेयर वैल्यू रिफ्लेक्ट्स द करंट मार्केट कंडीशन इन विच मार्केट पार्टिसिपेंट्स बायर एंड सेलर वुड एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन। एज अ रिजल्ट फेयर वैल्यू इज नॉट एडजस्टेड, काम की बात सिर्फ इतनी सी है, यहाँ से याद रखनी है। फेयर वैल्यू इज नॉट एडजस्टेड बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। आगे जो लिखा हुआ है वो आप IS 37 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं नुकसानदेह कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नुकसानदेह कॉन्ट्रैक्ट मैं दूसरी तरह सोच लेता हूँ कि मिसाल के तौर पे आज जो है वो हमारे जानवरों की फेयर वैल्यू जो है 45,000 है, लेकिन हमने वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई 35,000 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है फ्यूचर के अंदर उनमें से कुछ को बेचने का, तो फेयर वैल्यू 35 नहीं बन जाएगी, वो 45 ही रहेगी। और अगर कॉन्ट्रैक्ट आपने किया हुआ है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का नुकसानदेह हो जाना IS 37 के अंदर ट्रीट होता है, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविज़न क्रिएट की जाती है। ये जाहिर सी बात है, अब IS 37 जब हम पढ़ेंगे तो तभी हम इसको देखेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे बाकायदा इसको पढ़ाया जाता है और फिर इसके सवाल भी वहाँ पे किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ इतनी सी बात ज़हन में रखनी है कि फेयर वैल्यू को आपने किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस जो हैं, ठीक है जी, उनको फेयर वैल्यू के साथ जो है वो आपने एडजस्ट नहीं करनी, कि फेयर वैल्यू को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस की वजह से एडजस्ट नहीं करना। ओके, सही है। अच्छा, अगली चीज़, कब आप कॉस्ट को ही फेयर वैल्यू ले सकते हैं? क्वेश्चन है। जब नहीं, वो तो इनएबिलिटी टू मेजर फेयर वैल्यू लायबल, ये तो वहाँ पे आप कॉस्ट लेते हैं। कब आप कॉस्ट को फेयर वैल्यू ही समझे? इस केस के अंदर आसान अल्फाज में समझाता हूँ, फिर यहाँ से पढ़ भी लेते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने 27 दिसंबर को जानवर ख़रीदे हैं जाके मंडी से और 31 दिसंबर आ गए, तो जितनी कॉस्ट में आपको वो पड़े हैं, क्या उसमें बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आ गया होगा? बोलो, कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया। तो ऐसी सूरत के अंदर स्टैंडर्ड कहता है कि जो आपको कॉस्ट पड़ी है वही फेयर वैल्यू ले लें, दोबारा फेयर वैल्यू निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। इसको अंग्रेज़ी में कैसे बोलता है स्टैंडर्ड, एक ये और एक प्लांट्स की मिसाल दी है, ये पढ़ाता हूँ। कॉस्ट में सम टाइम अप्रॉक्सीमेट फेयर वैल्यू, कॉस्ट में सम टाइम, कॉस्ट कभी कभी तकरीबन फेयर वैल्यू के बराबर ही होती है, पर्टिकुलरली व्हेन little biological transformation has taken place since initial cost incurrence। जो मैंने अभी एग्जांपल दी, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे उन्होंने प्लांट की बात कर दी। फॉर एग्जांपल, फॉर सीडलिंग्स प्लांटेड इमीडिएटली प्रायर टू एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड और न्यूली एक्वायर्ड, चलो न्यूली एक्वायर्ड लाइफ स्टॉक भी है कि आपने अभी अभी बीज लगाकर आप फारिग हुए हैं, आपने अभी अभी बीज लगा के अपने मतलब 5 दिन पहले आपने हल लगाया और जो है वो उसमें बीज डाला है, तो 5 साल में उसकी कितनी को फेयर वैल्यू, 5 दिन में उसकी कितनी को फेयर वैल्यू बढ़ गई होगी? ठीक है, 5 साल थोड़े गुजर गए, बात समझ आ रही है? या सीडलिंग प्लांटेड इमीडिएटली
प्रायर टू एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड और न्यूली एक्वायर्ड लाइफ स्टॉक। अब ये भी खरीदा है तो क्या फर्क पड़ेगा? मतलब असल बात क्या है, अगर लिटिल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, कितना को फर्क पड़ेगा ना कुछ दिनों के अंदर, पौधे में जो अभी लगाया या जानवर में जो अभी खरीदा। ठीक है। दूसरा केस वो कहता है स्टैंडर्ड कि इम्पैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई है, बट उसका इम्पैक्ट जो है ऑन प्राइस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी मटीरियल। इस केस के अंदर ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपने खजूर का बाग लगाया है, अब उसने मिसाल के तौर पे 30 साल के बाद जाके फल देना है, तो पहले 2-3 साल के अंदर उसकी वैल्यू में कितना फ़र्क आ गया। हालांकि पौधा तो बढ़ गया होगा, लेकिन एक ऐसी प्लांटेशन, एक ऐसा ऑर्चर्ड, ठीक है, जिसने जाके जो है वो पता नहीं कितने साल बाद जो है वो फ़ायदा देना है, तो पहले 1-2 साल के अंदर कितना फ़र्क पड़ेगा। वही दूसरी मिसाल उसने दी कि इम्पैक्ट ऑफ पहले क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई नहीं खास, दूसरे में कहता है बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गई है, लेकिन उसका प्राइस पे कोई खास जो है वो इम्पैक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इनिशियल ग्रोथ इन अ 30-year पाइन प्लांटेशन प्रोडक्शन, इनिशियल ग्रोथ पहले 1 साल 2 साल के अंदर कितना कोई जो है वो फेयर वैल्यू के ऊपर फर्क पड़ गया होना है एक ऐसी प्लांटेशन का जो 30 साल की लाइफ रखती है। ठीक है, कुछ बात थोड़ी समझ आई और गुजारा हुआ कुछ। कब फेयर वैल्यू को, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, कब फेयर वैल्यू को कॉस्ट, कब कॉस्ट को फेयर वैल्यू ही समझ लो। भाई 2 बातें याद रखनी है। पहली बात, जब लिटिल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस, या बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई है लेकिन उसका इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी मटीरियल। याद रहेगा? तो बोलो। और आखिरी बात, अगर आपकी एबिलिटी नहीं है, इनएबिलिटी है टू मेजर फेयर वैल्यू रिलायबली, ठीक है, तो रिकॉर्ड तो करना ही है। ये वो हमारा लामे वाला केस था। लामा पंजाबी वाला लामा नहीं है जो बच्चे पंजाबी वाले समझ रहे हैं, गिला। यहाँ पे वो कहता है देयर इज द प्रिजम्पशन, स्टैंड कहता है मैं नहीं मानता कि फेयर वैल्यू नहीं होगी। प्रिजम्पशन क्या है कि फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली फॉर अ बायोलॉजिकल एसिड। कहता है जी मेरे हिसाब से तो फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल होती ही है। हाउएवर that presumption can be rebutted only on initial recognition of a biological asset for which quoted market prices are not available and for which alternative fair value measurements are determined to be clearly। कहता है जी जो भी कर लो, ना तो उसकी कोटेड मार्केट प्राइस अवेलेबल है, और जब ये ना कुछ, अब ये भी एक पूरा इल्म है आपको, क्योंकि आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, बस यहाँ से अंग्रेजी पढ़ लें कि फेयर वैल्यू डिटरमिन अगर मार्केट में नहीं हो रही तो कुछ उसके और भी अल्टरनेटिव मेथड्स हैं जिनसे फेयर वैल्यू का एस्टीमेट लगाया जा सकता है। तो कहता है ना तो कोटेड मार्केट में फेयर वैल्यू इसकी अवेलेबल है, ना ही अल्टरनेटिव मेथड से आप रिलायबल कोई फेयर वैल्यू निकाल पा रहे हैं। तो फिर ये क्या, और ये भी कब हो रहा है, ओनली ये प्रिजम्पशन सिर्फ कब गलत की जा सकती है, ओनली ऑन इनिशियल रिकग्निशन फॉर द बायोलॉजिकल एसिड, जब आप खरीद कर लाए थे लामा। ठीक है, बल्कि इसको ना मैं तो कहता हूँ सादा कर लेते हैं, वैसे समझ आ गई इस बात की। अब मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कि देयर इज अ प्रिजम्पशन दैट फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली, ठीक है, हाउएवर दैट प्रिजम्पशन कैन बी रिबटेड ओनली ऑन इनिशियल रिकग्निशन। ठीक है, अगले को छोड़ो, समझ आ गई ना? आगे फिलहाल इसको छोड़ो, याद रखने वाली बात जरा याद रख लेना। ये जो मैंने आपको समझा दिया, अब समझा दिया तो इसको काट दो, हर बार थोड़ी बैठ के इसको देखते रहेंगे। ठीक है जी, उसके बाद आगे यहाँ से शुरू कर दे। अब क्या करना है ये बताया था, क्या करोगे, क्या करोगे, लामे की तस्वीर नजर आ जाए ना कभी, ओए होए अखीर हो जाए, ओए होए होए, इसको किस पे रख लोगे, इसको किस पे रख लोगे, कॉस्ट पे रखोगे। और कॉस्ट कैसे निकालोगे, परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल डीएसी, मैंने डीएसी लिख दिया। ठीक है, ठीक है, ये कॉस्ट आ जाएगी और इसमें से लेस कर दोगे इसकी यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करके एक्यूमुलेटेड, यही करना, यही कर लेना। ठीक है, अब प्रिजम्पशन क्या है, फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल है। ठीक है, लेकिन ये गलत साबित हो जाए अगर इनिशियल रिकग्निशन पे, तो क्या करना, इन सच केसेस बायोलॉजिकल एसिड शैल बी मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड एडिशन एंड एनी अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। ठीक है, अब वो कहता है आप अपने हिसाब से देख लेना, अगर आपको ये IS 16 में जाता हुआ नजर आया तो उसको अप्लाई कर देना, IS 2 लगे तो वो रख लेना, इन्वेंट्री में लोअर ऑफ कॉस्ट रहना भी होता है। ठीक है, इंपेयरमेंट टेस्ट से भी गुजारना चाहो तो गुजार लेना अपने इस लामे को। ठीक है, कि अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स
ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे तो जो आपकी बुक वैल्यू है अगर रिकवरेबल अमाउंट उससे भी कम हो गया तो इम्पेयरमेंट लॉस ही बुक कर लेना, ठीक है। उसके बाद आगे कहता है वंस द फेयर वैल्यू ऑफ सच बायोलॉजिकल एसिड बिकम्स रिलायबली मेजरेबल एंटिटी शैल मेजर इट एट, हाँ ठीक है, क्या कहता है जी कि आप अगर एक बार आ जाए फेयर वैल्यू तो फिर उसको फेयर वैल्यू पे लाओ। ये डिफरेंट है, मैंने आपको कहा था फ्रॉम IS 40, याद है आपको? अगर नहीं भी याद तो जरूरत भी नहीं याद रखने की, बहरहाल मैं लिख देता हूँ, डिफरेंट है फ्रॉम IS 40। IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो स्टैंडर्ड था ना जी, वो कहता था कि अगर किसी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है एट इनिशियल रिकग्निशन, पहले दिन ही कहीं से भी नहीं मिल पा रही है, तो आप किस पे रख लो उसको, कॉस्ट और डेप्रिशिएट करते रहो। लेकिन फिर अगर बाद में उसकी फेयर वैल्यू निकल भी आए तो कंटिन्यू करना, उसको कॉस्ट पे ही लेकर चलना, उसको फेयर वैल्यू पे फिर लाने की ज़रूरत नहीं है। ये वहाँ पे लिखा था IS 14, लेकिन यहाँ पर IS 41 क्या कहता है, फेयर वैल्यू नहीं है मजबूरी के दर्जे में तो कॉस्ट पे रख लो, लेकिन जैसे ही फेयर वैल्यू मिल जाए इसको स्विच कर देना फेयर वैल्यू मॉडल को, ठीक है। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन जब स्टार्ट होगी जब बायोलॉजिकल एसिड मेच्योर हो जाए। मेच्योर का मतलब क्या बताया था, अगर ये दूध देने वाला जानवर है तो दूध देना स्टार्ट कर दे, अगर ये गोश्त के लिए रखा है तो काटने की उम्र पे पहुंच जाए, अगर ये बेचने के लिए रखा है, गोश्त के लिए रखा है तो उस उम्र को पहुंच जाए जिस पे, अगर ये दरख्त है तो अब दरख्त बायोलॉजिकल एसिड तो है, मसला ये है कि बेयर प्लांट ना बन जाए, क्योंकि वॉलनट ट्री जो है वो बायोलॉजिकल एसिड ही रहता है, पता है ना आपको। हाँ, ऑरेंज ट्री या एप्पल ट्री जो है वो निकल जाता है, बायोलॉजिकल एसिड तो था, लिविंग प्लांट तो था, लेकिन वो ट्रीटमेंट उसका IS 41 से निकल जाता है। तो बहरहाल मेच्योर, अगर दूध देने वाला तो दूध देने लग जाए, अगर बच्चे देने वाला तो बच्चे देने लग जाए, अगर अंडे देने वाला तो अंडे देने लग जाए, अगर गोश्त वाला है तो गोश्त काट कर खाने की उम्र को पहुंच जाए, ठीक है। और अगर जो है वो, ये आखिरी कौन सा बताया आपको, अगर जो है प्लांट है वो फल देने के काबिल हो जाए। तो डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट करनी है, यही आपको समझाया था कि अगर आपने कोई बाग लगाया है 5 साल में वो तैयार होना है, तो 5 साल तक जितने खर्चे उस पर होते रहेंगे वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आप बनाते रहोगे, ठीक है। और जब एक बार वो फल देने पे आ जाए तो उसको फिर PPE में डेबिट करके CWIP क्रेडिट कर देना, और उससे ऑनवर्ड देखो जी 15 साल 20 साल कितने साल उससे फल आना है, उतने साल उसकी लाइफ है, डेप्रिशिएट करो जितनी कॉस्ट आज तक इकट्ठी हुई, ठीक है, ओके। और उसके बाद भी कॉस्ट इनकर होती है, लेकिन वो फिर एक्सपेंस आउट होती रहेंगी, जैसे आपका प्लांट मशीनरी तैयार हो जाए, चलने लग जाए, तो बाद वाले खर्चे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, उसके लिए रूल्स आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये पैरा 30 वाली जो प्रेजम्पशन है, ठीक है, द प्रेजम्पशन इन पैरा 30 कैन बी रिबटेड ओनली ऑन इनिशियल रिकग्निशन। क्या मतलब, अगर एक बार आपको फेयर वैल्यू लामे की मिल गई है तो स्टैंडर्ड उसके बाद ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि ये नहीं कि बाद में नहीं रहेगी, ठीक है ना। ये इसके ऊपर तो बिल्कुल भी तैयार नहीं। पहली बात तो वो इस पर भी तैयार नहीं था कि फेयर वैल्यू नहीं होती, लेकिन उसने कहा चलो मान लिया अगर नहीं भी होगी तो इनिशियल रिकग्निशन के वक्त नहीं होगी तो कॉस्ट पे रख लेना, और फिर जब आ जाए तो फेयर वैल्यू पे ले जाना। लेकिन एक बार अगर आ गया तो बात, ये सिर्फ रिबट तब हो सकती है जब इनिशियल रिकग्निशन के वक्त फेयर वैल्यू नहीं है, ठीक है। An entity that has previously measured biological asset at its fair value less cost to sell continues to measure biological asset at its fair value less cost to sell, ठीक है जी। हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, बस इतनी सी बात याद रहेगी। लेकिन ये मैंने आपको पहले ज़बानी बातें बताई हुई हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के बारे में तो कतन नहीं, इनिशियल रिकग्निशन हो चाहे जो भी हो, स्टैंडर्ड कहते हैं ना, इन ऑल केसेस एनएनटी measures agricultural produce at point of harvest at its fair value less cost to sell. This standard reflects the view that fair value agricultural produce at point of harvest can always be measured reliably. कहता है जी इसके बारे में मैं नहीं मानता, जाओ निकल जाओ यहाँ से, अगर कहते हो कि मेरी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल नहीं, ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, ठीक है, ओके डन। तो बोलो, ये ज़बानी कलामी हमने बातें की थी, ये इंशाल्लाह के आगे जाके देखेंगे, तो ये आज हमने देख लिया, ओके। नहीं बेटा, जब इनिशियली खरीदेंगे तो हमने लामे को डेबिट करना है ना, इससे पहले ये, हाँ या आपने पहले किसी वक्त अगर फेयर वैल्यू निकालनी है तो उस वक्त भी हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं 5 दिन पहले एसिड 5 दिन पहले बकरे खरीद के लाया,
पसंद नहीं आया, मैंने बेचने हैं, तो फेयर वैल्यू में क्या चेंज आना है, इस तरह भी तो हो सकता है। अच्छा, स्टार्ट ऑफ द ईयर भी हो सकता है, मैंने पिछला ईयर एंड किया 31 दिसंबर 2024 पे और 5 जनवरी को मैं एसिड बेचने चला गया, बकरे बेचने चला गया। अब वहाँ पे जो फेयर वैल्यू लगी थी वो मतलब करीब करीब किसी भी मौके के ऊपर अगर आपके पास, लेकिन इसने तो कहा है ना कि कॉस्ट ही फेयर वैल्यू बन जाएगी। ये नॉर्मली बात बनती तब है जब आप खरीदने जाते हैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ बेचते वक्त क्या होगा, फेयर वैल्यू को मजीद चेंज नहीं करेंगे। बहरहाल इसने तो बात ये की है, आप कॉस्ट होती ही कब है, जब आप खरीद कर लाते हैं, इनिशियली आपको चीज़ कॉस्ट करती है, तो वो नॉर्मली फिर जाहिर सी बात है या तो साल के करीब होगा या फिर उसी वक्त खरीद के ला के आपने 2 4 5 दिन में फैसला कर लिया बेचने का, तो भी यही बात अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट की डिस्कशन हो गई थी जी। अच्छा, उसके बाद ये डिस्क्लोजर एग्जाम्पल कर ली थी आपने, ये तो मैंने वैसे करवा दी थी जैसे एग्जाम्पल। ठीक है, डिस्क्लोजर्स पे अब बात करेंगे कल इंशाल्लाह। बड़े टेक्निकल मज़े के डिस्क्लोजर्स हैं, टेक्निकल नहीं मज़े के हैं। ठीक है, लेकिन आज अब थोड़ी सी इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएं। आज आपसे मैंने वादा किया था कि हम करेंगे गेन को बाइफरकेट प्राइस और फिजिकल में। ठीक है, वो आज सीखते हैं, उसके बाद फिर बाकी IAS 38 के MCQs की तरफ जाएंगे। कल फिर आएंगे तो कल एक अच्छा कंप्रीहेंसिव सवाल इसका करेंगे एग्ज़ाम लेवल का, जिस तरह से होता है। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी बनाएंगे। फिर कल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आपको दिखाऊंगा, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जिसने IAS 41 लगाया हुआ, उसका काम ही यही है, उसको भी साथ साथ देखेंगे। ठीक है, होपफुली फिर ये कल कंक्लूजन की तरफ चला जाएगा, इसके बस MCQs ही रह जाएंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, फिर IAS 38 और के कुछ बड़े पास पेपर्स, मैं IAS 21 फिर कोशिश करूँगा ना ही शुरू करें। ठीक है, आज मंगल है ना, तो बुध में भी ये चलेगा, जुमेरात में भी ये, तो एक जुमे का दिन जो होगा उस दिन फिर IAS 38 का ही कोई अच्छा हैवी सा सवाल, जो भी रहते हैं 2-3 सवालों में से कोई एक अच्छा सवाल, 2 सवाल कर लेंगे, जितना टाइम होगा उतना काम कर लेंगे। और उसमें ये होगा कि वो सवाल आप ईद के बाद मतलब अगले टॉपिक के साथ आपके जुड़ेंगे नहीं, टेंशन नहीं होगी आपको, मेरी ये कोशिश है। बाकी सवाल वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्लास में ही ले लेंगे तो बेहतर है। ठीक है, जी ये सोच के बताना, मुझे पता नहीं क्या सवाल किया तुमने, मैंने रिपीट भी नहीं किया ऑनलाइन वालों के लिए। क्लास के बाद फिर मिलना है। क्यों नहीं मिलना क्लास के बाद तुमने, तो आया करो ना बेटा, आया करो। नहीं, आपका सवाल क्या है कि कोई चीज़ पहले बायोलॉजिकल एसिड ना हो, बाद में बन जाए, सोचेंगे ना, मैंने कहा इसके ऊपर। अच्छा जी, यूं कर लें यार, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस पे ज़रा आ जाए। जी जी, क्यों नहीं है, हलाल जानवर है, बड़ी ईद पे कर लेना। लोग करते हैं इस तरह की कुर्बानियाँ। वो याक एक होता है, वो गिलगित वाली साइड से मिलता है, वो ले आते हैं बर्फ़ में रख के, बर्फ़ के अंदर ही फिर रहे होते हैं वो कुर्बानी तक, क्योंकि वो यहाँ गर्मी में रह नहीं ना सकते। अच्छा जी, ले जी, क्वेश्चन 3 है पेज नंबर 635 पे, पेज 635, क्वेश्चन नंबर 3। जाहिर है डेप्रिशिएट उसी को ही करते हैं, जैसे बियरर प्लांट या जैसे लामा होगा। ठीक है, 2 ही तरह के एसिड्स डेप्रिशिएट होते हैं ना यहाँ पर तो रहते हुए। एक वो जो बियरर प्लांट बन गया था तो बायोलॉजिकल एसिड लेके निकल गया, उसका ट्रीटमेंट, उसको डेप्रिशिएट करते हैं, वरना तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पे रखता ही नहीं है। मजबूरी में जिसको कॉस्ट पे रखा हुआ है, फिर जाहिर सी बात है जिसको कॉस्ट पे रखा हुआ अभी पढ़ के आ रहे हैं उसको डेप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, अ हर्ड ऑफ 53 ईयर्स, 53 साल, 53 साल, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 53 ईयर्स, यानी 53 साल की उम्र वाले, बस बताते रहा करो मुझे। अ हर्ड ऑफ 53 ईयर्स ओल्ड एनिमल, 50 हैं लेकिन उनकी उम्र कितनी है, 3 साल, वॉज हेल्ड ऑन यकम जनवरी 13। ठीक है जी, बंदे बन जाओ। ऑन यकम जुलाई 13, तुम लोग सोच रहे हो कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो बायोलॉजिकल एसिड पहले ना हो फिर बन जाए, वो सोच रहे। ऑन यकम जुलाई 13, 10 3.5 ईयर ओल्ड
एनिमल्स वर परचेज फॉर 40,000 ईच। फेयर वैल्यूज लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल वर 3 साल का जानवर यकम जनवरी पर जो 32,000 का है, ठीक है। 4 साल का जानवर 31 दिसंबर 13 पर 43,000 का है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, ये तो बहुत सिंपल सवाल है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जाहिर सी बात है इसकी बुनियाद के ऊपर ही काम चलाना है हमने आगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने यहाँ का पेज नंबर कौन सा है जी? पता नहीं इतना अच्छा मार्कर इस क्लास में अक्सर आता है जो पहली क्लासों में नहीं होता, क्या चक्कर है? आपकी बरकत है। अच्छा ठीक जी। सबसे पहले हमें, अच्छा हमसे कहा क्या गया, कैलकुलेट अमाउंट दैट विल बी टेकन टू पीएनएल फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2013। तो अमाउंट हम जिस वर्किंग में निकालते हैं, रेकन्सिलिएशन सी बनाते थे ना, जिसका हमने नाम क्या रखा हुआ था, ईयर एंड गेन लॉस, उसका असल नाम क्या है, रेकन्सिलिएशन उसको कहते हैं। तो मैं वही बना लेता हूँ, ठीक है। रेकन्सिलिएशन बनाएंगे हम, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आएंगे हम। तो ओपनिंग कितने जानवर थे, 50, ठीक है। और उम्र थी इनकी 3 साल। अब 3 साल की उम्र वाले जानवर यकम जनवरी पर 32,000 ईच के हैं। अगर उसने कहीं नहीं बताया, नहीं बल्कि बता दिया उसने, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट का लफ्ज़ ना भी लिखे तो फेयर वैल्यू मतलब फिर वही होगी कि ये कॉस्ट टू सेल है, माइनस हो चुकी है इसमें, ठीक है। तो 50 जानवर हैं यकम जनवरी 13 पर मौजूद, और हर एक की फेयर वैल्यू कितनी है, 32। और फिर 3.5 साल वाले हमने, यानी 6 महीने बाद यकम जुलाई पे 3.5 साल की उम्र वाले ख़रीदे। उस दिन हर एक उसकी उम्र 40,000, वैल्यू 40,000 थी। अब 31 दिसंबर पे ये सारे के सारे कितने साल के हो गए होंगे, ठीक है ना। तो हर एक 4 साल वाले की इस दिन क्या बन गई, वैल्यू 43,000, ठीक है। तो ये तो सिंपल काम है, रुपीज़ इन 1000 कर लेना। तो स्टार्ट में कितने पड़े हैं जी हमारे पास, कितने जानवर खड़े हैं, और हर एक की फेयर वैल्यू, तो पहले निकाल लेते हैं। ₹50 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ गई, ये एक की है, और हमारे पास 50 एनिमल्स, ठीक है जी। हर्ड ऑफ 50, 32 है, तो 50 कहाँ से आया, अच्छा 32,000 रुपीज़, फेयर वैल्यू कितनी आ गई, 32,000। ले जी 16,000 में कर रहे हैं, 1500। उसके बाद आपने 1600, सही से बोल दो ना फिर एक बार में, चुपा के बोलते हैं ताकि चबा के भी, ताकि मुझे समझ ना आ जाए। परचेज किया आपने, कितने परचेज कितने किए हैं जी, 10। 3.5 साल की उम्र वाले 10 जानवर परचेज किया, और इस दिन हर एक 40,000 का है। तो 40,000 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हो चुकी है। तो ₹40,000 इंटू 10, आंसर 400। उसके बाद कोई न्यू बॉर्न नहीं है, तो क्लोजिंग डेट पर आकर हम क्या कर लेंगे जी, हम कहेंगे जी अब सारे के सारे 50 शुरू वाले, 10 जो दरमियान में साल के खरीदे थे, टोटल कितने हो गए, 60। तो 60 के 60 जो है उनमें से हर एक की फेयर वैल्यू अब क्या हो चुकी है, 31 दिसंबर 13 पर 40 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, ठीक है। तो 43 रुपीज़ 43,000 इंटू 60, आंसर इज 25। तो बैलेंसिंग फिगर प्लस आ रही है, तो पीएनएल के अंदर आपने ये गेन ले जाना 580, ठीक है।
चलिए ये ज़रा आप बुनियाद पड़ गई हमारी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आए। अ हर्ड ऑफ 20, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी तवज्जो चाहिए आप लोगों को। A herd of 24-year-old animals was held on यक्कम जनवरी 13 at ₹250 पर एनिमल। तो यक्कम जनवरी 13 पर 20 जानवर हैं, हर एक की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन नंबर 4 पेज 635 पर ही है। इसमें रेकंसिलिएशन अब हम बना रहे हैं। तो ओपनिंग कितने एनिमल्स हैं? 20, और हर एक कितने का? तो ₹5000। अब कोई नए खरीदे शरीदे कोई नहीं है जी, ठीक है। और हमारे पास जाहिर सी बात है ये 4 साल की उम्र वाले जो थे, 1 साल यक्कम जनवरी पे 13 पे ये 4 साल वाले थे ना। अब ये बायोलॉजिकल एसेट्स है, तो साल गुजरने पर प्लांट मशीनरी तो 1 साल उम्र कम करते थे, ये 1 साल उम्र बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और वज़न भी, कद भी, सब कुछ बढ़ जाता है जी। तो यक्कम जनवरी 13 वाले 31 दिसंबर 13 तक 5 साल के हो गए। अब बोलो, तो 31 दिसंबर 13 पर 5 साल वाले एनिमल की कॉस्ट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या आ रही है जी? 320। तो हमने यहाँ पर एक लाइन छोड़ी और क्लोजिंग लिखा, 20 ही है, लेकिन अब इनकी फेयर वैल्यू 320 हो चुकी है। 6400 हो गया जी, और आपका 1400 क्या आ गया जी? 1400 ये आप P&L में ले गए बैलेंस। अब गौर तलब बात शुरू होती है यहाँ से। देखें जी, मैं मिसाल ले रहा हूँ कि यक्कम जनवरी पे ओपनिंग नहीं है, ख़रीदे हैं, मैं मिसाल समझाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। हमने यक्कम जनवरी पर, अब जो है ना कुर्बानी के लिए, कुर्बानी नज़दीक है ना, मिसालें भी वही चल रही हैं। अभी तो ये छोटी ईद के बाद अगर हम आइस 41 शुरू करते तो और ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता ना, है ना, क्योंकि फिर अगला इवेंट ही क्या आ रहा होता है? कुर्बानी। तैयारियाँ चल रही होती हैं, बकरे ख़रीद रहे होते हैं आप, या सोच ज़रूर रहे होते हैं कि ख़रीदेंगे, हैं जी। तो यक्कम जनवरी 13 पे होगी को 5, 7, 10 जनवरी को कुर्बानी, ठीक है। तो यक्कम जनवरी 13 को हमने 10 जानवर ख़रीदे, ठीक है। 4 साल की उम्र वाले, 250 रुपये का एक था, ठीक है। तो सस्ता नहीं है, सिफरे अपनी मर्जी से लगा लेना, ठीक है ना, मेहरबानी आपकी यार। चूज़े खरीदे, चूज़े। अच्छा, अब 1 साल गुजरा तो 31 दिसंबर पर आप वाला जानवर जो है, आप वाला जानवर वो अब कितने का हो चुका हुआ है? 320 का। आप अपना जानवर मंडी में लेकर गए ना, तो वो कितने का था? 320 का। क्योंकि आपने उसको 1 साल पाला है, पोसा है, उसके अंदर जो है वो कद काट के अंदर जो है सेहत के अंदर इजाफा हुआ है, तो ये तो महंगा हो गया। लेकिन साथ ही ना आपको बिल्कुल वही बंदा जिससे आपने ख़रीदा था, ठीक है, वही बंदा आपको फिर नज़र आया, उसके पास बिल्कुल आप जैसे बकरे जैसा एक बकरा था, बस 1 साल छोटा था। यानी वो उस बकरी का बच्चा था जिसने पिछली बार बच्चे दिए थे, तो वो आपको दे गया था, उससे अगली बार वाले उसके पास थे। अब आपने वो बकरा देखा, देखो बिल्कुल इसका भाई सेम टू सेम, सिर्फ क्या है जी, 1 साल उम्र कम है, थोड़ा कद का, थोड़े सींग छोटे हैं, ठीक है, थोड़ा कद छोटा है, थोड़ा वजन कम है, बाकी तो हू बहू भाई जो है इसका। तो आपने उससे पूछा, हाँ भाई क्या हाल है, ठीक ठाक हो? हाँ जी ठीक ठाक। बकरा बिल्कुल वैसा ही है, ये इसका भाई है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल भाई है इसका, बिल्कुल भाई है इसका। कितने का बेच रहे हो इस दफ़ा? उसने कहा जी ये जनाब आपको पता है, आपको तो मैंने 250 का दिया था, याद है आपको, पिछले साल। लेकिन सर अब आपको पता है महंगाई बड़ी हो गई है, इनके पट्टे पुट्ठे भी बड़े महंगे आते हैं, ठीक है, दवाइयाँ भी आजकल, इनकी वैक्सीनें इतनी महंगी हो गई हैं, हुकूमत कभी देती है कभी नहीं देती, बड़े खर्चे हो गए हैं, आपको पता है। तो ये जो है ना, मैं इस बार कितने का लेके आया हूँ? 300 का। तो आपने कहा ले, मैं तो समझ रहा था
250 से 320 तक सारा 70 का 70 मेरी कामयाबी है कि मैंने इस बकरे की कीमत बढ़ा ली, जबकि अंदर खाते बात क्या है, इसमें 50 रुपये तो महंगाई की वजह से ही बढ़ गया है, मेरा कमाल तो सिर्फ 20 रुपये ही है। ये बात समझे हो? यानी आपने क्या किया, आपका बकरा, आपका जानवर जो 3 साल 4 साल की उम्र रखता था, 1 साल गुजरने पर वो 1 साल बढ़ गया ना, ठीक है। तो आपके जानवर की कीमत तो 320 थी, लेकिन आपने साथ ही उस बंदे को देखा और उससे कहा कि पिछले साल तुमसे ये जानवर खरीदा था, बिल्कुल यही वाला, उसका भाई तुम ले आए हो, आज तुम ये कितने का बेच रहे हो? उसने कहा आज ये मैं 300 का बेच रहा हूं। अब पिछले साल यही इस जो उसके हाथ में जानवर है, वो 1 साल छोटी उम्र वाला है ना, पिछले साल वही आपको 250 का मिला था, इस साल वही कद काठ, वही वजन, वही रंग, वही आंख, वही कान, वही सींग वाला बकरा किसी और को वो 300 का क्यों बेच रहा है? महंगाई हो गई, 1 साल का अरसा गुजरा, तो जो पिछले साल 250 का 3 साल की उम्र वाला बकरा पिछले साल, 4 साल की उम्र वाला जानवर पिछले साल अगर 250 रुपए का मिल रहा था, तो वही 4 साल की उम्र वाला इसी कद काठ वजन वाला सेम जानवर आज मंडी में 250 की बजाय 300 का क्यों बिक रहा है? महंगाइयां, खर्चे, ठीक है। और सही है ना? अब आपने बाइफरकेट करने की कोशिश की, 2 चीजें आपने लेकर चला करनी है, ठीक है। 2 चीजें आपने देखा करनी है, एक एज और दूसरा फेयर वैल्यू, 2 चीजें अलग अलग, एज और फेयर वैल्यू, ठीक है। अब आप क्या कहोगे, यूं मैं भी वर्किंग सिखाता हूं, यकम जनवरी 13 पर 4 साल की उम्र वाले की फेयर वैल्यू कितनी थी? 250। अब आपने प्राइस का चेंज निकालना है, तो किस चीज को कांस्टेंट रखोगे? महंगाई का चेंज कैसे निकला था? आपने अपने बकरे को साइड पे कर दिया था और आप उस बंदे के पास गए थे जिसके पास 4 साल वाला फिर जानवर खड़ा हुआ है, ठीक है। बकरा तो 4 साल बहुत बड़ा होता है, चलेगा। तो 4 साल वाला जानवर उसके पास खड़ा हुआ है, तो आपने उससे जाके कीमत पूछी, भाई ये 4 साल वाला जानवर आज कितने का बेच रहे हो? उसने कहा 300 का। तो इसका मतलब पिछले साल जो 250 का था, आज वही, इधर देखना जरा 31 दिसंबर मैंने क्या क्या क्या, क्या चेंज किया जी? मैंने क्या चेंज किया? डेट। क्या चेंज किया? डेट। ये मैंने डेट चेंज कर दी, लेकिन एज को कांस्टेंट रख के फेयर वैल्यू को बदल दिया। 1 साल गुजरा, वक्त गुजार दिया है, उम्र को सेम, एज को सेम रखा है, तो फेयर वैल्यू में चेंज फिर किस वजह से आया है? जो वक्त गुजरने की वजह से चेंज आता है वो महंगाई ही है, इन्फ्लेशन ही है, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या चीज निकल आया करेगी? प्राइस चेंज। क्या निकला करेगा जी? इसको कहते हैं प्राइस चेंज, ठीक है जी। उसके बाद फिर मैं उसे कहूँगा, अच्छा यार मैं भी अपने बकरे को 1 साल और पाल पोस के लाया हूँ, ठीक है जी। तो अब 31 दिसंबर 13 पर हमने क्या करना है? अब हमने एज को भी चेंज कर देना है। अब जब एज को चेंज किया, तो जो फेयर वैल्यू के अंदर अब चेंज आया है, ये चेंज अब किस वजह से आ रहा है? ये फिजिकल चेंज है, यानी कि उसके जो वजन के अंदर, कद काठ के अंदर जो चेंज आया है। कुछ थोड़ी बहुत समझ आई? ये ना बेटा, इससे ज़्यादा नहीं, सवाल तो मैंने जाहिर है कि ये भी अभी करना है, फिर असल बड़े वाला सवाल करना है, वो फिर उसके बाद प्रैक्टिस ही है इसकी, ठीक है। प्रैक्टिस से ये सवाल, आप इस जैसा एक और सवाल है, ये कर लोगे तो इंशाल्लाह काबू में आ जाएगा। बात मुश्किल नहीं है, अभी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इसका मतलब, अच्छा ये करेंगे कब, ये मैं बाद में बताता हूँ। फिलहाल उसने कहा कैलकुलेट करो गेन लॉस सेपरेटली रिलेटिंग टू प्राइस एंड फिजिकल चेंज, ठीक है। प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज का अलग अलग करके बताओ। तो अब हम क्या करेंगे जी, हमने तरतीब ये रखनी है, ठीक है। पहली बात तो ये कि ये काम अब ऐसे नहीं होना, ठीक है, क्योंकि उसने क्या कहा है, ये गेन जो है ना, ये गेन, ये प्राइस और फिजिकल अलग अलग करके बताओ, प्राइस और फिजिकल अलग अलग करके बताओ। तो ऐसी सूरत के अंदर अब हमें क्या करना पड़ेगा, बातें ना करो यार, पेज नंबर 635 जी, रेकन्सिलिएशन हम बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से बनेगी वही रेकन्सिलिएशन जिसके अंदर ओपनिंग बिल्कुल उसी तरह से आएगा, ठीक है। ओपनिंग तो बिल्कुल वैसे ही आएगा, ठीक है। 20 इंटू रुपीज़ 250, आंसर इज 5000। लेकिन ये जो पी एन एल ना 1400,
ये बैलेंसिंग नहीं निकाल सकते अब आप, ठीक है, इसको आपको पहले निकालना पड़ेगा और आज क्लोजिंग बैलेंसिंग निकलेगा, और इसके लिए आपको एक छोटी सी वर्किंग करना पड़ा करेगी, ठीक है। अब ये वर्किंग परचेज के वक्त भी हो सकती है, न्यू बॉर्न के वक्त भी हो सकती है, ठीक है, कि उसमें प्राइस और फिजिकल चेंज कितना आया, ठीक है, ओपनिंग के लिए भी हो सकती है, ठीक है। अब मेरे पास इस सवाल में सिर्फ क्या है, ओपनिंग एसेट्स ही हैं, तो मैं सिर्फ ओपनिंग के लिए करूँगा। जो ओपनिंग में मेरे पास पड़े हुए हैं बायोलॉजिकल एसिड्स, 3 चीज़ें मैंने कही थी यहाँ पर, डेट, उसके बाद एज, और उसके बाद फेयर वैल्यू। यकम जनवरी 2000, क्या है डेट वैसे, 13 ना, यकम जनवरी 2013 पर, हाँ ठीक, यकम जनवरी 2013 पर कितने साल उम्र थी मेरे जानवरों की, 4 साल, और इस दिन फेयर वैल्यू क्या थी, 250। अब महंगाई का असर निकालना है, 1 साल गुजर गया ना, ईयर एंड आ गया, ईयर एंड आ गया, तो महंगाई का असर निकालना है, तो फिर किसको सेम रख लें, और फेयर वैल्यू अब यहां से, यानी कि इसलिए इस तरह से सवाल करने के लिए जरूरी क्या है, जरूरी यह है कि आपको 4 साल, आपका जानवर 4 साल वाला तो कितने का हो चुका है, 5 साल, आपका 4 साल वाला जानवर ये कितने का हो चुका है इस वक्त, 5 साल का, तो सवाल के अंदर उसने एडिशनल क्या चीज दे दी, आपका तो 5 साल का हो चुका है, तो वो फिर ईयर एंड के ऊपर 4 साल वाले का डेटा दे रहा है, तो मुमकिन कर रहा है आपके लिए अब ये काम करना। ये पिछले सवाल में नहीं था, तो हम ये काम प्राइस और फिजिकल अलग अलग नहीं कर सकते। तो एक तो ये कर कब सकते हैं वो तो पता लग गया, करेंगे कब ये अभी नहीं बताया, पहले करना सीख लें, ठीक है। तो फिर 300 पर फेयर वैल्यू चली गई है 4 साल वाले की, साल गुजरने के बाद, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा जी 300, और 31 दिसंबर पर अब किसको चेंज कर लें, अब एज को चेंज कर लें, और फेयर वैल्यू 320 आ गई, ठीक है। तो इसके अंदर अब 2 चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं, ये जो चेंज आया है कितना, 50 रुपये का, ये महंगाई की वजह से, इसको कहते हैं प्राइस चेंज, और ये वाला चेंज जो है 300 से 320, क्योंकि इसमें देखो ना, इसमें वक्त नहीं बदला, ठीक है, इसमें क्या बदला हमने, एज को बदला, और हमने कहा जी अच्छा हमारी मेहनत है, 20 रुपये का जो फ़ायदा आया वो हमें अपनी मेहनत की वजह से आया, जो इसके अंदर फिजिकली चेंज आया, ठीक है। अब जानवर तो वही हैं, कितने टोटल जानवर आपके, 20, तो बस इन 20 जानवरों को पकड़ लें, ठीक है जी, और पीएनएल में प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज को तोड़कर शो कर देंगे। तो यहाँ पे जो पीएनएल बैलेंसिंग निकलता था, अब पीएनएल ऐसे आएगा, ये प्राइस और फिजिकल। अब तरतीब क्या है मुश्किल सवालों के लिए, अभी देख लो तरतीब क्या है, पहले इधर देख लो, प्राइस का चेंज क्या है जी, ₹50, और फिजिकल चेंज क्या है जी, ₹20, क्योंकि वर्किंग बस यही थी काम की, और कोई मसला नहीं। उसके बाद जो आपके जानवर हैं ओपनिंग में, बस वो बता दो कितने जानवर, 20 एनिमल्स हैं, ठीक है जी, 20 पता ही है एनिमल्स है, जगह कोई नहीं, माजरत जी, बोले इधर भी ऐसे ही कर लें, ₹250 पहले लिख दें ज़रा, आपको अच्छा लगे ज़रा, 250 इंटू 20 ले, 20 एनिमल्स थे जी, 1000 और 400, जाहिर है टोटल तो वही आना है, गेन कितना था जी टोटल, 1400 था, वो आज भी 1400, बस फ़र्क ये पड़ा कि गेन आज आपने पहले निकाला, और उसके बाद बैलेंसिंग फिगर आप निकाल लेंगे क्लोजिंग, ठीक है जी, कितना 60, 400, ये जनाब आपके क्लोजिंग बायोलॉजिकल एसेट्स आ गए, 60, 400 इनकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ रही है, और ये आपने बाइफरकेट कर लिया। लेकिन जब आपने एंट्री पास करनी है ना बच्चों, एंट्री, जर्नल एंट्री जब पास करनी है, तो वो इसी पूरे 1400 से एक ही बार कर लेंगे। इस पूरे सवाल में एक ही जर्नल एंट्री, ओपनिंग क्लोजिंग की तो जर्नल एंट्री होती नहीं है, गेन लॉस की जर्नल एंट्री करते हैं ना, तो जर्नल एंट्री आज भी वही है,
प्राइस और फिजिकल चेंज में सिर्फ तोड़ा हमने गेन को। जर्नल एंट्री आज भी वही है, पीएनएल बायोलॉजिकल एसिड डेबिट, और पीएनएल के अंदर इसको क्या कर दें, क्रेडिट 1400। ओके, सही है, कुछ समझ आया थोड़ा बहुत? इसकी अब मजीद प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इस सवाल में ना बुनियाद बनाई है, सिर्फ ओपनिंग थे वही क्लोजिंग में पड़े थे, तो ये वाली वर्किंग सिर्फ ओपनिंग एसेट्स के लिए की। अभी सवाल में परचेज्ड वाले आ जाएंगे, तो वो परचेज्ड वाले भी जब आए, जो ओपनिंग के नीचे परचेज आता है ना, उनकी ऐसी वर्किंग कर लेंगे कि जब आए इतनी उम्र के थे, ये फेयर वैल्यू थी, ये एंड पर देखेंगे उम्र सेम रख के प्राइस चेंज कर लेंगे, और फिर उम्र भी चेंज करेंगे तो फिजिकल आ जाएगा। ऐसे ही न्यू बॉर्न आ जाता है, तो न्यू बॉर्न का भी बिल्कुल वही ट्रीटमेंट। अब बस चीज़ें बढ़ेंगी, काम यही करना है, ठीक है। देख रहे हैं एक आध मिनट उनको, कुछ बच्चे कर रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं और कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड है ना, मज़ा आता है इसको करने में। और तुमने छुट्टी कर ली और फिर लेक्चर भी नहीं लिया। अच्छा, घर पे लेक्चर लेना देखो कितना मुश्किल काम है, आते रहना, बता रहा हूँ। तीलियां लगा रहे किसे? हाँ, कुछ सोच में आया वैसे वो वाला सवाल? नहीं नहीं यार, घर जाके नहीं ना, अभी सोचें। अच्छा जी, ले आए भाई इधर, सवाल को देखिए जी, सवाल आपको देख रहा है। कंप्यूट करो गेन लॉस सेपरेटली रिलेटिंग टू प्राइस एंड फिजिकल चेंज फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2001। तो ये तो बता दूं ना आपको, गेन लॉस कब सेपरेटली निकालना है भाई? जब सवाल में ऐसे खुद से कह दे, वरना हम पागल हैं कि हम इस मुसीबत में पड़ेंगे, ठीक है। तो जब तक सवाल में प्राइस और फिजिकल चेंज अलग अलग, प्राइस और फिजिकल गेन लॉस यूँ ना कहे कि गेन लॉस निकालो प्राइस और फिजिकल में अलग अलग, तब तक हमने इस मुसीबत में नहीं पड़ना। अपना काम बेहतरीन चल रहा है, ओपनिंग, परचेज, न्यू बॉर्न, वो मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो आ चुकी हैं सबसे पहले दिन वाले सवाल में। यानी कि हमने पहले दिन ही सवाल कर लिया जिसमें सारा कुछ ही था, ओपनिंग भी था, परचेज भी किया था, न्यू बॉर्न भी आया था, क्लोजिंग भी था। तो बस वही वर्किंग, ओपनिंग, परचेज, न्यू बॉर्न, ये सब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे आ गए, क्लोजिंग भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे आ गया, और बैलेंसिंग फिगर गेन या लॉस, नॉर्मली गेन ही होता है। ये काम मुश्किल वाला तब करना है जब वो सवाल में इस तरह से खुद कह दे। ओके, चलें, अच्छा आगे बढ़े। अ हर्ड ऑफ 10, वो क्लास अभी 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 पार्ट 2 शुरू कर देना, फिर करेंगे। अभी ये सवाल कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट। अ हर्ड ऑफ 10 2-year-old एनिमल्स वाज हेल्ड, ये हेल्ड का मतलब होता है ओपनिंग में पड़े, ठीक है, ऑन यकम जनवरी X1। One animal aged 2.5 was purchased on यकम जुलाई X1 for 108, and one animal was born। अच्छा, एज नहीं लिखी हुई ऑन यकम जुलाई X1, कितनी होगी? अभी बॉर्न हुए तो कितनी एज होगी? 0 months, ठीक है, 0 years। No animal were sold or disposed during the period। पर यूनिट फेयर वैल्यूज लेस कॉस्ट टू सेल वर एज फॉलो। अब ये तीनों चीज़ें आ गई, ओपनिंग भी है, परचेज भी है, न्यू बॉर्न भी है, और क्लोजिंग भी, ठीक है। तो काम शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये सामने पड़ा रहे ताकि इससे थोड़ी हेल्प लेना चाहें तो ले सके, ये ना बेटा। जी, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 5, पेज वही चल रहा है, तो वो वाला भी बता देता है बंदा, पेज 635। अब तो लिख लिया मैंने। चलिए जी, गेन लॉस निकालने के लिए हमारा तो तरीका क्या है जी, हम रेकन्सिलिएशन बनाया करते हैं, ठीक है जी। और बात शुरू होगी ओपनिंग से जी। अ हर्ड ऑफ 10 एनिमल्स जिनकी उम्र इस वक्त यकम जनवरी X1 पर कितनी है?
तो 2 साल में छोटा सा लिख भी लूँगा, ज़रा आसानी रहती है, ठीक है, छोटा सा ब्रैकेट में लिख लेंगे 2 ईयर्स, ओके। 2 साल इनकी उम्र है, 10 हैं ये, और रखना होता है इनको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, तो ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ही गिवन है। तो वो एनिमल जो यकम जनवरी X1 पे 2 साल का है, उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है, 100, ठीक है जी। तो 10 × 100 कर लो, छोटा सा लिख लेते हैं हम, 2 साल 2 ईयर्स ऐसे जी। कितने एनिमल, 10 × रुपीज़ 100 जी, कितना जी, 1000। फिर क्या हुआ था जी, इसके बाद हमने एक एनिमल यकम जुलाई को खरीदा जिसकी उम्र 2.5 साल है। ये शुक्र है सवाल ऐसे ही बनाता है, ठीक है, हम ज़रा उम्र का ध्यान रख के चल रहे हैं, ओके। 2.5 साल का एक एनिमल आपने ख़रीदा, इसकी इस दिन प्राइस कितनी है, 108। ये भी आपको यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ पे भी लिखा होगा 2.5 ईयर ओल्ड एनिमल जो है वो यकम जुलाई X1 पर क्या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट रखता है, 108। तो यहाँ पे भी नज़र आ रहा था, ऐसी बात, ठीक है। अच्छा, तो इसको आप लिख लें, परचेज, तो 20 जून X1 परचेज, यहाँ पे डेट लिख दूँ, यकम जनवरी X1, और यहाँ पे यकम जून X1 परचेज। अब जो परचेज किया आपने, इसकी उम्र है 2.5 ईयर्स, और एक है पर नेक है, एक है पर नेक है, 108। नेक्स्ट, न्यूबॉर्न यकम जुलाई X1 पे हुआ, तो इसकी भी फेयर वैल्यू ऊपर गिवन नहीं है, तो यकम जुलाई X1 पर ये न्यूबॉर्न की फेयर वैल्यू गिवन थी 70 रुपये, ठीक है जी। तो न्यूबॉर्न भी 30 यकम जुलाई X1 कह लो, ठीक है, यकम जुलाई X1 पे ये जनाब आ गया न्यूबॉर्न। यकम जुलाई X1 पे न्यूबॉर्न, और न्यूबॉर्न इस वक्त 0 साल का है, एक है, और इसकी फेयर वैल्यू कितनी गिवन है सवाल में, माशाल्लाह 70, पैदा होते ही 70 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट है जी। ये कितना आ गया जी, 7। अब बस कहानी ख़त्म, अब बस क्लोजिंग पे आने, ओपनिंग भी आ गया, परचेज भी आ गया, न्यूबॉर्न भी आ गया, अब बस क्लोजिंग निकालना है, और गेन लॉस को ज़रा तोड़ के निकालना है, इसलिए पहले क्लोजिंग नहीं निकालना। वरना पहले क्या करते थे, मेच्योर वाले 3 साल के हो गए सारे ही, और 11 हो गए तो क्लोजिंग की वैल्यू उठाकर लिख लेते थे, और न्यूबॉर्न 6 महीने का हो गया, उसकी वैल्यू उठा के लिखी, क्लोजिंग लिखा, बैलेंसिंग गेन या लॉस। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते, अब हमें P&L में प्राइस और फिजिकल अलग अलग बताना पड़ेगा। तो P&L के अंदर प्राइस और फिजिकल अलग अलग करने के लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, और ये वर्किंग जो है ये अब 3 मौक़ों पर होगी, ठीक है। ओपनिंग के लिए अलग, परचेज वालों के लिए अलग, न्यूबॉर्न के लिए अलग, ठीक है। तो अब देखो इधर, यकम जनवरी X1 पे 2 साल वाले की उम्र गिवन है, और 31 दिसंबर X1 पे फिर 2 साल वाले की फेयर वैल्यू गिवन है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है हमारे लिए, उन्होंने एज सेम रख के प्राइस को चेंज करवाया, ठीक है, एज सेम रख के प्राइस को चेंज करवाया। तो हम कहते हैं जी कि ओपनिंग की अगर बात करें तो 100 रुपये का 2 साल वाला था, ये 31 दिसंबर X1 पर वो 100 रुपये का जो 2 साल वाला जो 100 रुपये का था, वो 2 साल वाला 1 साल गुजरने के बाद 105 पे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम वर्किंग वन करते हैं ओपनिंग के लिए, जी। डेट है यकम जनवरी X1, एज है इस दिन 2 साल इसकी, और इस दिन इसकी प्राइस कितनी थी, 100। इसके बाद मैंने क्या कहा था, साल गुजर गया है,
31 दिसंबर x1 आ गया है, तो किसको सेम रखना है? ये बार बार कर रहे हैं, बस प्रैक्टिस हो रही है। एज को सेम रखा। अब हमने जाकर ढूंढना है सवाल में से कि 31 दिसंबर x1 पे हमारा तो 3 साल का हो गया इस दिन, लेकिन हमारे वाला नहीं, किसी और के वाले बकरे की 2 साल वाले की उम्र कितनी है, तो सवाल में पता लगा 105। हमने कहा इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 रुपए का जो चेंज है ये क्या है? ये प्राइस की वजह से। ये क्या है जी? ये प्राइस चेंज आ गया। ठीक है, अब अगला काम क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे जी? अब एज चेंज कर देंगे। अब 31 दिसंबर x1 पर 3 साल वाले की एज क्या है ये ढूंढ लेते हैं जी। ये 31 दिसंबर पर 120 रुपये पे पहुंच गया ये। ठीक है जी, तो हमने कहा जी 120 तक जो गया है, अब ये इसके अंदर क्या आया जी? फिजिकल चेंज। ठीक है जी, तो प्राइस चेंज 5 रुपये है और फिजिकल चेंज कितना है जी? 15 रुपये। लगता है हमारी मेहनत ज़्यादा थी, बाकी भी कर ही लेते हैं इसी तरह से। ठीक है, चलो जल्दी से करो। परचेज वालों के लिए ऐसा करो, शाबाश, हिम्मत करो। ऐसी ही वर्किंग ऊपर हेडिंग दे दोगे परचेज, फिर उसके बाद ऐसी हेडिंग और ऊपर वर्किंग दे दोगे न्यूबॉर्न। जल्दी करो, खुद करोगे तो समझ आएगी। शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। जी इधर देखें, यकम जनवरी नहीं, यकम जुलाई वर्किंग 2 में हमने परचेज वालों को लेना है, तो वो आए कब थे हमारे पास? ये तो पहले से ही पड़े थे ना। तो यकम जुलाई x1 पर 2.5 साल की उम्र वाला हमारा जो जानवर था उसकी कीमत थी 108। अब हमने इधर देखो जरा, 31 दिसंबर x1 पे जाना है और इसको सेम रखना है। हमारे वाला तो इस वक्त 3 साल का हो चुका है, लेकिन हमने मंडी में जाके चस्का लेना है कि हम जो 6 महीने पहले जो खरीदा था 2.5 साल वाला, आज वो 2.5 साल वाला कितने का है। यानी कि मैं बेसिकली, जैसे मैं कहता हूँ कुर्बानी से पहले हमने खरीद लिया, सस्ता मिला, हम जाके देखेंगे यार आज 2.5 साल वाला कितना है। 6 महीने बाद अच्छा इतना महंगा हो गया, देखा ना महंगाई हो गई। 2.5 साल हुआ, मैंने पाल पोस के भी बड़ा कर लिया है, लेकिन मैं मंडी में सिर्फ चस्का लेने गया था कि मैंने जो आज से 6 महीने पहले बकरा खरीद लिया था कुर्बानी का, मुझे कितना फायदा हुआ है। बात समझ रहे हो कि मेरे वाले बकरे 2.5 साल वाले बकरे की जो आज कीमत है वो जो है वो ज़्यादा हो गई है। तो ये प्राइस का चेंज, इनकी महंगाई की वजह से चेंज आ जाता है। ठीक है, तो मैं 2.5 साल वाले बकरे को ही जाकर ढूंढा 31 दिसंबर 2001 पर, तो वो 111 का हो गया। खुशी खुशी घर आ रहा हूँ, देखा यस 6 महीने पहले खरीद लिया ना बकरा। देखो आज वही बकरा जो मैंने खरीदा था 108 का, आज वो वही बकरा कितने का मिल रहा है? 111 का। ठीक है, और साथ आते आते मैंने 3 साल वाले की भी कीमत देख ली थी कि ज़रा देखो सही मेरे वाले की अब क्या सूरत हाल है, बल्कि साथ ही ले गए थे आप रस्सी से बांध के, उसकी कीमत भी मंडी से ऐसे लगवा के लाए आप। तो आप वाला जो है वो अब 3 साल का ही हो चुका है, 2.5 साल वाला भी अब 3 साल का हो चुका है आपके बाकी जानवरों के साथ ही। तो 31 दिसंबर x1 पर 3 साल, अब इसको चेंज कर दिया और ये कितना हो गया? 120। तो आपने जल्दी खरीद लिया अपना बकरा, कितना फ़ायदा उठाया इससे? महंगाई से बच गए। ये 3 रुपये का प्राइस चेंज है और बाकी माशाल्लाह आप उसको खूब खुराक दे रहे हैं जी, खुराक खरूक डाल रहे हैं, आप खिदमत कर रहे हैं अपने कुर्बानी वाले जानवर की, तो 9 रुपये फिजिकल चेंज आ। ठीक है जी, आखिरी भी कर लिया होगा आपने। तो वर्किंग 3 है जनाब न्यू बॉर्न के लिए। यकम जुलाई x1 पर 0 ईयर्स का ये न्यू बॉर्न था, 70 रुपये इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल थी। ठीक है, आप 31 दिसंबर पर मंडी में चक्कर लगाएंगे
और कहेंगे ज़रा चेक तो करूं आज न्यू बॉर्न कितने का मिल रहा है। मेरे वाला तो 6 महीने पहले आया था दुनिया में, ठीक है। महंगाई कितनी हो गई, तो आप 0.5 न्यू बॉर्न वाले को 31 दिसंबर पर ले आए। 0.5 न्यू बॉर्न को ले लीजिए, ठीक है, 0.5 वाला बाद में लेंगे। तो न्यू बॉर्न वाला आज कितने का हो गया, 70, यानी कि 2 रुपये। तो इसमें क्या आ गया जी, प्राइस का चेंज। महंगाई की वजह से ही जो आज से 6 महीने पहले न्यू बॉर्न की कीमत थी 70 रुपये, आज वही कितनी हो गई है, ठीक है। ठीक है पेंडुओ, मेरी तरह के पेंडुओ, हमारे जानवरों की भी अकाउंटिंग मौजूद है हमारे पास, ठीक है। और ये बहुत 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 बड़ा बिजनेस है। बड़े बड़े मुल्क, बड़े बड़े कामयाब मुल्क इसको बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। एक हम ही हैं जो सही से नहीं करते। कहाँ पे स्टेटमेंट है, कहाँ पे एक्सट्रैक्ट्स है, कौन से एक्सट्रैक्ट्स? फेयर वैल्यू के अंदर टोटल अमाउंट आएगी। अगर आप 1 साल पहले बकरा खरीदें और 1 साल बाद जाके बेचें तो क्या कहेंगे, मैंने सिर्फ इसके वज़न की बढ़ोतरी लेनी है, जो महंगाई हुई है बाज़ार में मैंने वो नहीं लेनी। गेन तो वही, अब मैंने मिटा दिया पिछला सवाल जिसके अंदर 1400 रुपया भी लिखा हुआ था, और उसके 1400 का गेन तो है, उसको सिर्फ तोड़ के बता रहे हैं कि साडा कितना कमाल है और महंगाई का कितना असर है, ठीक है। अच्छा जी, अब 31 दिसंबर पर हमारे वाला 6 महीने बड़ा हो चुका है। तो 6 महीने वाला जो हम अपना साथ लेकर गए थे उसको भी चेक करा लिया, उसकी कीमत कितनी हो चुकी है, तो 31 दिसंबर X1 पर 0.5 ईयर्स वाला मेमा 80 का हो गया। तो ये 8 रुपये जो है ये आपके पास फिजिकल चेंज आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक को मसला। अच्छा अब इधर देखो, हमने कौन कौन से चेंज पीएनएल के अंदर अलग अलग दिखाने, मतलब पीएनएल में तो इकट्ठा ही गेन जाएगा, पीएनएल में इकट्ठा गेन जाता है, ये तो हम रेकंसिलिएशन के अंदर अलग से दिखाते हैं, ठीक है। रेकंसिलिएशन अलग नोट्स के अंदर कहीं पड़ी होगी, ठीक है, ओके। वो भी कब, जब डिस्क्लोजर्स पढ़ेंगे, फिलहाल डिस्क्लोजर्स बनाना सीख लें, पढ़ भी लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो हमें क्या चाहिए, प्राइस और फिजिकल। अब इधर देखो जरा, प्राइस चेंज, 3 चीज़ें हैं तो 3 आएंगे, टोटल के लिए जगह छोड़ दी मैंने। और उसके बाद फिजिकल है। अच्छा फिजिकल के अंदर ना ज़रा ध्यान ये रखना है, पहली लाइन आपने खाली छोड़ देनी है, उसके बाद जो मैं लिखवा रहा हूँ ना वो 1 2 3 और फिर उसका टोटल, ठीक है जी। और यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ जाएगा। पहली लाइन क्यों छोड़नी है थोड़ी देर में पता लगेगा आपको, ठीक है। शुरू करें काम। अब जैसे अभी इस सवाल में किया था तो क्या किया था, इधर देखो, सिर्फ ओपनिंग थे 20, तो हमने कहा था अच्छा जी 50 × 20 प्राइस चेंज, 20 × 20 फिजिकल चेंज। ये ओपनिंग के लिए तो कर सकते हैं ना। अभी ओपनिंग कितने हैं जी, ओपनिंग कितने हैं, ओपनिंग 10 है, प्राइस चेंज 5 रुपीज़ 5 कर लो, मर जान लग दो है, ₹5। और इधर देखो ओपनिंग एक लाइन छोड़कर, एक लाइन पता नहीं क्यों छोड़कर, ओपनिंग 10 ही है, फिजिकल चेंज ₹15। समझ में आती है बात? जरा ट्राई करो आप दूसरों को भी ऐसे ही। पहले मैंने लाइन छुड़वा दी है ना, आप बाकी ट्राई करो, शाबाश। पहले आप करो, शाबाश। डन, कर ले सारे कर ले जल्दी से। जी नेक्स्ट इधर देखें जी, परचेज जो हुए, कर लें जल्दी करें, लेकिन प्लीज़ अगले भी फिर परचेज वाले और न्यू बॉर्न वाले सभी करें फिर। आप तब तक पार्ट 2 शुरू कर लें यार, आप वेले खड़े।